हे गाइस, नवाज फ्रॉम theNodown.com और ये है हिज डार्क मटेरियल सीजन 1 का रिकैप। अगर आपने ऑलरेडी इसका बिफोर यू वॉच दिस वाला वीडियो देख लिया है तो सीधा स्क्रीन पर दिखाए टाइमिंग पर जंप करना। अगर नहीं तो इस वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए कंटिन्यू करना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। BBC वन और HBO का बनाया ये शो फिलिप पुलमन के फिक्शनल नॉवेल्स पर आधारित है। 2007 में इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, द गोल्डन कंपस, बट वो कुछ खास चली नहीं। इसका यूनिवर्स इतना वास्ट है कि उसे 2 घंटों में दिखाकर ठीक से कवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब BBC वन और HBO ने ये अनाउंस किया कि वो इस पर एक फुल फ्लेज टीवी सीरीज बना रहे हैं, तब बहुत सारे फैंस एक्साइटेड हो गए थे। सबका मानना था कि ये शो अगर ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए तो आगे चल के गेम ऑफ थ्रोन्स की जगह ले सकता है। इसका सीजन 1 2019 में रिलीज हुआ था और क्योंकि आप में से आधे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, इट्स सेफ टू से कि वो नेक्स्ट गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं बना। इसके क्रिएटर्स ने शो के VFX और प्रोडक्शन डिजाइन पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी पड़ गई। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को ये शो थोड़ा स्लो और बोरिंग लगा। बट मुझे गलत मत समझिए, इस शो में अब भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है द नेक्स्ट बिग थिंग बनने का। थैंकफुली हिज डार्क मटेरियल सीजन 2 के लिए रिन्यू हो गया है और इसका सीजन 2 कुछ ही दिनों में रिलीज होगा। मतलब होप्स अब भी जिंदा हैं। बट क्योंकि इसका यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इस शो को देखने से पहले आपका मेन बेसिक क्लियर होना चाहिए, नहीं तो शो को एंजॉय करने के बजाय इसके डिटेल्स में ही गुम हो जाओगे। इसीलिए इसका रिकैप बनाने से पहले सोचा बेसिक्स क्लियर कर देते हैं और बाद में प्लॉट डिटेल्स में घुसेंगे। पहले बात करते हैं इस शो में दिखाए गए मल्टीवर्स के बारे में। इनकी रियलिटी मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स को एक साथ मिलाकर बनती है। इसका सबसे बड़ा हिंट हमें शो के ओपनिंग सीन में ही मिलता है। बट आम जनता को अभी तक पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं पता। सबको लगता है कि बस उनकी दुनिया और उनका यूनिवर्स ही एक है। कहानी के चलते हम मैक्सिमम टाइम लायरा की दुनिया में बिताते हैं। लायरा की दुनिया हमारी दुनिया से काफी अलग है। इनकी टेक्नोलॉजी दिखने में तो एकदम पुराने जमाने वाली लगती है, बट फंक्शंस में वो हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा एडवांस है। एक टाइप का मैकेनिकल या फिर एनालॉग रिवॉल्यूशन, क्योंकि इनकी दुनिया में आपको एक भी डिजिटल डिवाइस देखने को नहीं मिलेगा। इवन इनकी इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से काफी अलग है। ये लोग उसे एम्बासिटी बुलाते हैं। पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल रियलिटी। अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, इनकी दुनिया में सबसे बड़ा चेंज है इंसानों के साथ कनेक्टेड डीमंस। शैतानों वाला डीमन नहीं, यहाँ डीमन का मतलब भी एकदम अलग है। लायरा की दुनिया में हर एक इंसान की आत्मा या फिर साइंटिफिक भाषा में उसका इनर सेल्फ एक जानवर या फिर डीमन का रूप लेता है। हर डीमन अपने इंसान के साथ लाइफ टाइम के लिए कनेक्टेड हो जाता है। इन डीमंस के पास अपनी खुद की सोच या फिर कॉन्शियसनेस होती है। मतलब ये ऐसे ही कोई पालतू जानवर नहीं, वो आपके साथ बात भी कर सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से लिंक होती है। बच्चों के साथ रहने वाले डीमंस जब चाहे तब अपना शेप या फिर स्पीसीज बदल सकते हैं, बट जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाए, उनके डीमंस उनकी पर्सनैलिटी को मैच करने वाले एनिमल का फाइनल फॉर्म ले लेते हैं। इस फाइनल फॉर्म में आने के बाद या सेटलिंग वाले प्रोसेस के बाद डीमंस अपना रूप नहीं बदल सकते। सुनने में बड़ा कूल लग रहा है ना? वेल, उतना ही प्रॉब्लमेटिक भी है। हर एक इंसान और उसके डीमन को हमेशा एक दूसरे के करीब होना पड़ता है। अगर उससे उसके डीमन को अलग किया जाए तो दोनों को जान का खतरा भी हो सकता है। अगर आपके डीमंस को चोट पहुंचाई जाए तो उसका दर्द आपको भी होगा। इसीलिए लायरा की दुनिया में कुछ लोग डीमंस को अपना बेस्ट पार्टनर समझते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसे अपनी कमजोरी मानते हैं। बट इस दुनिया में डीमंस सिर्फ इंसानों के पास नहीं होते, बल्कि विचेस या फिर जादूगरनियों के पास भी अपने डीमंस हैं। यस, इस शो में विचेस भी हैं। रुको जरा, सब्र करो, और भी बहुत कुछ आना है। सारे के सारे विचेस जवान और निहायती खूबसूरत फीमेल्स हैं, जो हजारों साल जिंदा रहने के बाद भी कभी बूढ़े नहीं होते। विचेस में एक और चीज कॉमन है, इनके डीमंस हमेशा बर्ड या फिर परिंदे ही होते हैं। अब क्योंकि बर्ड्स हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते, इसीलिए विचेस के डीमंस ने उनकी बॉडी से दूर रहना सीख लिया था। इसीलिए विचेस के डीमंस उनसे जितना चाहे उतना दूर उड़ के जा सकते हैं। ये यूजुअली अपने डीमंस को दुश्मन पर नजर रखने या दोस्तों तक खबर पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। ओह बाय द वे, अपने डीमंस के साथ साथ ये खुद भी उड़ सकते हैं और भी बहुत पावर्स हैं इनमें। फास्ट स्पीड, टेलीपैथी, फ्यूचर में झांकना और खुद को दूसरों की नजर में इनविजिबल बनाना वगैरह। इनके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रजाति है आर्मर्ड बेयर्स, कवच पहने भालू। आर्मर्ड बेयर्स दिखने में तो आम पोलर बेयर्स की तरह ही हैं, बट डीमंस की तरह ही इनके पास भी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस और स्पीकिंग एबिलिटीज हैं। ये बेयर्स निहायती टैलेंटेड लोहार हैं, ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्किल्ड। जिस तरह ह्यूमंस और विचेस के बीच डीमंस का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह इन आर्मर्ड बेयर्स के बीच उनका आर्मर या फिर कवच इंपॉर्टेंट है। वो अपने आर्मर को अपनी आत्मा की तरह मानते हैं। ये अपनी लोहार वाली स्किल्स की मदद से खुद अपना आर्मर बनाते हैं और इनका आर्मर स्काई आयन नामी एक बहुत ही रेयर और मजबूत धातु से बनता है।
अच्छे लोहार होने के साथ साथ आर्मर्ड बेयर्स अच्छे लड़ाकू भी हैं। यूजुअली आर्मर्ड बेयर्स आर्कटिक रीजन में अपनी अलग सोसाइटी बना कर रहते हैं, बट अगर उन्हें कुछ गलत काम कर दिया तो उनका राजा उन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल देगा। सोसाइटी से तड़ी पार होना किसी भी आर्मर्ड बेयर के लिए सबसे शर्मनाक बात है। लायरा की दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्पीशीज और रेसेस मौजूद हैं, विचेस के साथ साथ एंजल्स भी हैं भाई। बट अभी ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, जैसे जैसे शो में उनका इंट्रोडक्शन होगा उस वक्त उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल तो बस मेन एलिमेंट्स पर ही ध्यान देंगे। चलिए अब बात करते हैं गोल्डन कंपस या फिर एलिथियोमीटर के बारे में। देखने में ये तो एक आम कंपस की तरह ही दिखता है, बट इसमें 2 एडिशनल पॉइंटर्स और लोकेशन साइंस की जगह सिंबल्स बने हैं। अगर आप एलिथियोमीटर को ठीक से पढ़ना सीख जाएं तो इसकी मदद से किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ सकते हो या फिर सच का पता भी लगा सकते हो। सिंपल भाषा में ये एक एनालॉग सर्च इंजन ऑन स्टेरॉइड्स है। इसके 3 पॉइंटर्स की मदद से अपना सवाल इंटर करना, फिर ये कंपास 4th पॉइंटर और सिंबल्स की मदद से आपको जवाब दे देगा। बट इसे यूज करना और पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत स्टडी और ट्रेनिंग लगती है। बट लायरा इसे बिना किसी ट्रेनिंग के बावजूद भी हाथ में उठाते ही पढ़ना सीख जाती है, विच मीन्स इसका और भी कुछ डीप सुपरनैचुरल कनेक्शन है। सुपरनैचुरल मतलब डस्ट के साथ कनेक्शन। डस्ट हिज डार्क मटेरियल्स की स्टोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाह, धूल के ऊपर किताबें छाप दी। नॉट एग्जैक्टली। डस्ट ऐसे स्पेशल पार्टिकल्स हैं जो अपने आप को मैच्योर्ड कॉन्शियसनेस के साथ अटैच करते हैं। सिंपल भाषा में लायरा की दुनिया में हर एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी के आसपास डस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स को स्पेशल फोटो लेने वाली मेथड्स के थ्रू देखा जा सकता है। अब क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स सिर्फ अडल्ट ह्यूमन से अट्रैक्ट होते हैं, बच्चों से नहीं, इसकी मदद से आपको ह्यूमंस और डीमंस के बीच का कनेक्शन भी पता चल सकता है। एलिथियोमीटर में लगा वो 4th पॉइंटर डस्ट की मदद से ही काम करता है। सो टेक्निकली ह्यूमंस के साथ डस्ट कम्युनिकेट कर सकती है एंड वाइस वर्सा। लायरा की दुनिया में डस्ट की खोज बोरिस रूसेको ने की थी, इसीलिए इसे यहाँ रूसेको पार्टिकल्स के नाम से भी बुलाया जाता है। सो डस्ट का कनेक्शन कॉन्शियस के साथ है, इसीलिए इनकी दुनिया के चर्च डस्ट को बुरा मानते हैं और इसका कनेक्शन सीधा एडम ईव और उनके एप्पल खाने वाले इंसिडेंट के साथ करते हैं। बाइबल के अनुसार ह्यूमंस का किया सबसे पहला और ओरिजिनल सिन या फिर ओरिजिनल गुनाह, उन्हें लगता है कि उसके पीछे डस्ट और ह्यूमंस कॉन्शियसनेस का कोई हाथ था। तो इस हिसाब से लायरा की दुनिया वाले चर्च भी क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं, और क्योंकि वो डस्ट के अपोज में है, इसीलिए वो डस्ट की खोज करने वाले रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के भी पूरी तरह से खिलाफ में है। और इसीलिए इनकी स्टोरी में द होली चर्च या मैजिस्टेरियम बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तब से मैं लायरा की दुनिया बोले जा रहा हूँ, बट ये लायरा है कौन? लायरा अल्टरनेट वर्ल्ड में रहने वाली एक आम बच्ची थी, बट उसके बचपन में ही एलिथियोमीटर को बिना किसी ट्रेनिंग के पढ़ने वाली एबिलिटी ने उसे खतरनाक एडवेंचर्स पर भेज दिया। विचेस की गई भविष्यवाणी के हिसाब से सारे मल्टीवर्स की तकदीर अब लायरा के हाथों में है। कैसे, क्यों, कब, वो नहीं पता, बट देख के लग रहा है उसका कनेक्शन भी द ओरिजिनल सिन और टेम्पटेशन के साथ होने वाला है, इसलिए इसकी स्टोरी में चर्च भी इन्वॉल्व है। माना कि मैक्सिमम टाइम हम लायरा की दुनिया में बिताने वाले हैं, बट ये कहानी सिर्फ लायरा की दुनिया की नहीं बल्कि सारे मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। इसी मल्टीवर्स में हमारी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं विलियम पेरी। विल की दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी है, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने की कोई खास जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो कि सारी मल्टीवर्स का फ्यूचर अब इन दोनों बच्चों के भरोसे है। सीजन 1 की शुरुआत अल्टरनेट वर्ल्ड में लायरा बेलाकोआ से होती है। लायरा को उसके अंकल यानी लॉर्ड एजरियल ने बचपन में ही ऑक्सफोर्ड में मौजूद जॉर्डन कॉलेज के हवाले कर दिया था, ताकि वो यहाँ के स्कॉलर्स के साथ पढ़ लिख कर बड़ी हो सके। लायरा यहाँ पर अपने डीमन पैन और बेस्ट फ्रेंड रॉजर के साथ रहती है। एजरियल ने अपनी सारी जिंदगी डस्ट और मल्टीवर्स की खोज में लगा दी, इसलिए इसके बाद बच्चे संभालने का टाइम नहीं। लायरा को भी अपने अंकल की तरह ही एक्सप्लोरर बनना है। एजरियल अपनी रिसर्च के जरिए डस्ट की फोटो लेने में कामयाब होता है और फिर अपनी इस खोज के बारे में जॉर्डन के स्कॉलर्स को बताने ऑक्सफोर्ड आता है। जैसे ही लायरा को खबर मिलती है कि लॉर्ड एजरियल जॉर्डन के स्कॉलर्स को डस्ट पर लेक्चर देने वाले हैं, वो चुपके से इनकी बातें सुनने का प्लान बनाती है। पर तभी लायरा जॉर्डन कॉलेज के मास्टर को एजरियल के ड्रिंक में जहर मिलाते देख लेती है। कहा था ना ये लोग डस्ट की न्यूज को बाहर आने नहीं देंगे, बट समय रहते लायरा एजरियल को वो जहरीली ड्रिंक पीने से रोक लेती है और उसे मास्टर की करतूतों के बारे में बताती है। एजरियल लायरा को अपने मास्टर पर नजर रखने के लिए कहता है और इससे पहले कि इसका लेक्चर शुरू हो वो उसे पास वाले कंटेनर में छुपा देता है। अपने प्रेजेंटेशन के दौरान एजरियल सारे स्कॉलर्स को डस्ट से रिलेटेड 2 बड़े सबूत दिखाता है। पहला कि डस्ट अरोरा या फिर नॉर्दर्न लाइट्स के जरिए इनकी दुनिया में एंटर करती है और ये सिर्फ और सिर्फ अडल्ट ह्यूमन से ही अट्रैक्ट होती है, बच्चों से नहीं। दूसरी फोटो होती है आसमान में बसे शहर की। एजरियल का मानना है कि ये पैरेलल वर्ल्ड की झलक है। एक्चुअल में किसी ने आसमान में शहर नहीं बसाया। ये सब देखकर सारे स्कॉलर्स और मास्टर पगला जाते हैं,
मास्टर फटाफट डैमेज कंट्रोल करने सबको वहां से जाने के लिए कहता है, बट तभी एजरियल इनके सामने स्टैनिस्लस ग्रूमन का बर्फ में जकड़ा हुआ सर रख देता है। ये इन्हीं के कॉलेज का स्कॉलर हुआ करता था। एजरियल को लगता है कि शायद ग्रूमन ने मल्टीवर्स की खोज कर ली थी और इसीलिए मैजिस्टेरियम ने इसका मुंह बंद करने इसे मरवा दिया। अपनी बात पूरी करने के बाद एजरियल इन सबसे फंडिंग की डिमांड करता है ताकि ये डस्ट के बारे में और रिसर्च कर सके। दूसरी तरफ जिप्शियन कबीले के लोग टोनी कोस्टा की डीमन सेटलिंग सेरेमनी मना रहे थे कि तभी अचानक टोनी कोस्टा का भाई बिली कोस्टा किडनैप हो जाता है। ये किडनैपर के पास फॉक्स डीमन था। बिली के गायब होते ही उसकी मदर माकोस्टा और उसका भाई उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, बट इनके हाथ कुछ नहीं आता। जॉर्डन में मास्टर और उसका साथी चार्ल्स बैठकर लायरा के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। अपैरेंटली एलिथ्योमीटर ने बता दिया कि लायरा जल्द ही एक इम्पोर्टेंट जर्नी पर जाएगी और इसी के चलते वो किसी का भरोसा भी तोड़ेगी। एलिथ्योमीटर और भविष्यवाणी वाली आधी अधूरी बातें मुझे जरा भी पसंद नहीं। अरे जो है वो साफ साफ बोलो ना, काहे ओवर ड्रामेटिक होना है। अगली सुबह रॉजर्स लायरा को बिली कोस्टा के किडनैपिंग के बारे में बताता है। रॉजर को लगता है कि इस किडनैपिंग के पीछे गॉबलर्स का हाथ होगा, मैजिस्टेरियम द्वारा बनाया गया एक सीक्रेट ग्रुप। बट लायरा का मानना है कि ये गॉबलर्स वगैरह कुछ रियल नहीं, सब मन घड़त कहानियों का हिस्सा है। जिप्सियंस को भी अब लगने लगा है कि शायद बिली को वाकई में गॉबलर्स उठा के ले गए। इनके ग्रुप के दो इंपॉर्टेंट मेंबर है वेस्टर्न किंग जॉनफा और उनका एडवाइजर फेडर कोरम। बस नाम याद रहे इसलिए बता रहा हूँ। मैजिस्टेरियम में फादर मैकफेल उनके लिए काम करने वाले लॉर्ड बोरियल को एजरियल और मल्टीवर्स रिलेटेड सारी बातों पर नजर रखने के लिए कहते हैं। आई नो अजीब अजीब नाम है सारे। डिनर के दौरान लायरा की मुलाकात मरीसा कोल्टर से होती है जो इसे अपने साथ नॉर्थ चलने का न्योता देती है। लायरा को शुरू से ही एडवेंचर्स पर जाने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो फौरन मिसेस कोल्टर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, सिर्फ एक शर्त के साथ, इनके साथ रॉजर भी आएगा। थोड़ा समझा बुझाने के बाद मिसेस कोल्टर ये शर्त भी मान लेती है, बट तभी रॉजर्स को वो फॉक्स डीमन वाला आदमी किडनैप कर लेता है। अगली सुबह लायरा जाकर ये खबर मास्टर को देती है कि वो जॉर्डन को छोड़कर मिसेस कोल्टर के साथ नॉर्थ जाने वाली है। मास्टर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये लायरा को अपने साथ एलिथ्योमीटर लेके जाने को कहता है। इनकी दुनिया में ऐसे बस 6 ही एलिथ्योमीटर हैं और उनमें से एक अब लायरा की जिम्मेदारी होगी। लायरा समझ जाती है कि रॉजर को भी शायद गॉबलर उठा ले गए। मिसेस कोल्टर इससे वादा करती है कि लंदन पहुंचते ही ये लोग रॉजर की तलाशी शुरू कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि जिप्सियंस भी इनके साथ ही पीछे पीछे नॉर्थ के लिए निकले हैं। देख के लग रहा है कि शायद रॉजर के किडनैपर भी उसे वहीं लेकर जा रहे हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लॉर्ड बोरियल ऑक्सफोर्ड जाकर जॉर्डन के मास्टर से मिलते हैं जो यहाँ पर ग्रूमन का कटा हुआ सर देखने आए थे, बट मास्टर उसे इसकी परमिशन नहीं देते। यहाँ से निकलकर लॉर्ड बोरियल एक पोर्टल के थ्रू अल्टरनेट वर्ल्ड में जाते हैं। वो दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी दिखती है। लॉर्ड बोरियल ग्रूमन की तलाश करने यहाँ पर थॉमस नामी एक बंदे को हायर करते हैं। ये ग्रूमन का कनेक्शन शायद दोनों वर्ल्ड्स के साथ है। लंदन पहुंचते ही लायरा समझ जाती है कि मिसेस कोल्टर मैजिस्टेरियम के साथ मिलकर काम कर रही है। लायरा चुपके से मिसेस कोल्टर और फादर मैकफील की बातें सुन रही थी, तभी कोल्टर इसे पकड़ लेती है और फादर मैकफील के वहां से जाने के बाद इसके डीमन को दबोचकर उसे पनिशमेंट देती है। यहाँ गुस्से गुस्से में मिसेस कोल्टर के मुंह से एक सीक्रेट निकल जाता है कि लॉर्ड एजरियल लायरा के अंकल नहीं बल्कि उसके फादर हैं। लायरा पर चिल्लाने के बाद मिसेस कोल्टर जाकर रॉजर, बिली और दूसरे किडनैप बच्चों से मिलती है। अपैरेंटली इन सारी किडनैपिंग के पीछे इसी का हाथ था। लायरा को भी घर की तलाश लेते वक्त पता चल गया कि मिसेस कोल्टर जनरल ऑब्लेशन बोर्ड ऑफ लंदन नामी किसी सीक्रेट ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है। फिर घर में चली एक पार्टी के दौरान जर्नलिस्ट एडेल लायरा को बताती है कि ये जनरल ऑब्लेशन बोर्ड ऑफ लंदन ही गॉबलर्स हैं। ये सुनते ही लायरा वहां से भाग जाती है, तो दूसरी तरफ लॉर्ड बोरियल एडेल के डीमन को दबोचकर उन दोनों को मार देते हैं। तभी लायरा को एक गॉबलर उठा लेता है, बट बिली का भाई टोनी कोस्टा उसे बचाकर अपने साथ जिप्सियंस के पास लेकर जाता है। ये जिप्सियंस भी सीक्रेटली गॉबलर्स का पीछा कर रहे थे ताकि इनके थ्रू वो किसी तरह बिली तक पहुंच सके। अब लायरा और जिप्सियंस साथ मिलकर बच्चों को बचाएंगे। जॉर्डन की तलाश लेते वक्त मिसेस कोल्टर को पता चल गया कि लायरा के पास एक एलिथ्योमीटर है। फिर उसे ढूंढने लायरा के पीछे 2 रोबोटिक कीड़े भेजती है। इन स्पाई फ्लाइज के अंदर इविल स्पिरिट्स कैद होते हैं और इसी की मदद से ये काम करते हैं। इनका काम है अपने शिकार को ढूंढना और वापस आकर उसकी इन्फॉर्मेशन अपने ओनर तक पहुंचाना। अगर किसी ने इन स्पाई फ्लाइज को मारने या फिर तोड़ने की कोशिश की तो उसके अंदर कैद इविल स्पिरिट या फिर बुरी आत्मा बाहर निकलकर सामने आने वाले पहले शख्स को मार देगी। सो या प्रिटी बैडएस। लॉर्ड बोरियल को पता चल गया कि अल्टरनेट वर्ल्ड में ग्रूमन का नाम जॉन पेरी है। 13 साल पहले कर्नल जॉन पेरी अचानक गायब हो गए। फिलहाल इसके घर में उसका बेटा और मेंटली इल बीवी रहते हैं। यस, बेटा मतलब विलियम पेरी। मतलब ग्रूमन एक्चुअल में इस दुनिया का निवासी है। वो लायरा की दुनिया से यहाँ नहीं आया था, बल्कि इस दुनिया से किसी तरह ट्रेवल करके लायरा की दुनिया में पहुंच गया था।
लायरा ऑलरेडी अपने पापा का सच जानकर परेशान थी कि तभी उसके ऊपर एक और बम फूटता है। मैकोस्टा इसे बताती है कि मिसेस कोल्टर लायरा की मम्मी है। एजरियल और कोल्टर का अफेयर चला था, जिसके बाद लायरा पैदा हो गई। फिर कोल्टर के हस्बैंड और एजरियल के बीच चले कॉन्फ्लिक्ट में हस्बैंड एजरियल के हाथों मारा गया, इसीलिए एजरियल ने लायरा को जॉर्डन के हवाले कर दिया था। अरे रे रे रे, बेचारी लायरा। लायरा से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक टोनी और उसका दोस्त बेंजामिन मिसेस कोल्टर के घर तलाशी लेने जाते हैं। यहाँ कोल्टर के स्टडी रूम में इन्हें सारे किडनैप बच्चों के नाम मिलते हैं, इंक्लूडिंग बिली कोस्टा। बट तभी वहां पर मिसेस कोल्टर आ जाती है। टोनी तो बच के निकल गया, बट बेंजामिन नहीं बच पाता। मिसेस कोल्टर से अपने सच को छुपाने बेंजामिन अपनी खुद की कुर्बानी देता है। दूसरी तरफ जिप्सियंस के कैंप में लायरा समझ गई कि वो बिना किसी ट्रेनिंग के एलिथोमीटर को पढ़ सकती है। ये अपने नए स्किल्स को ट्राई करने टोनी और बेंजामिन का हाल पूछती है। तभी एलिथोमीटर इन्हें बताता है कि बेंजामिन इज नो मोर। सीरियसली मैन, आई थिंक लायरा की जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। एक गुड न्यूज मिल गई कि वो एलिथोमीटर पढ़ सकती है, बट साला वो गुड न्यूज भी इसे पहली न्यूज बैड दे रही है। तभी मिसेस कोल्टर के भेजे वो स्पाई फ्लाइज इस पर हमला करते हैं। फादर कोरम किसी तरह एक फ्लाई को पकड़ लेते हैं, बट दूसरा वहां से भागने में कामयाब हो गया। मतलब मिसेस कोल्टर को अब लायरा की लोकेशन पता चलेगी। फिर वहां पर टोनी आकर सबको गुड न्यूज और बैड न्यूज देता है। गुड न्यूज के वो सही रास्ते पर है, और बैड न्यूज के बेंजामिन अब नहीं रहा। बट लायरा ने ऑलरेडी बेंजामिन की मौत के बारे में फादर कोरम को बता दिया था। कोरम ये बात फौरन जाकर जॉन फा को बताता है कि लायरा बिना किसी ट्रेनिंग या बुक्स के नेचुरली एलिथोमीटर पढ़ सकती है, विच मीन्स कि लायरा अपने इस टैलेंट से इन्हें सीधा बिली और बाकी बच्चों तक पहुंचाएगी। लायरा और जिप्सियन बच्चों की तलाश करते हुए ट्रॉलसन पहुंचते हैं। यहाँ रहने वाले मैजिस्टेरियम के मेंबर्स लोरिक बेनिसन नामी एक आर्मर्ड बेर को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। लोरिक को किसी वजह से उसके सोसाइटी से निकाल दिया था, जिसके बाद मैजिस्टेरियम ने उसका आर्मर छीनकर उसे अपने लिए काम पर लगा दिया। लोरिक की तलाश में यहाँ पर लीज कॉस्बी नामी एक एरोनॉट भी आया था। जल्द ही इन सारों की तकदीरें आपस में मिलने वाली हैं। फादर कोरम जानते हैं कि मैजिस्टेरियम के साथ चली इस लड़ाई में इन्हें सुपरनैचुरल मदद लगेगी, इसीलिए वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जो कि विच है उसे कांटेक्ट करके मदद मांगते हैं। सेरेफिना पेकाला यहाँ खुद नहीं आती, बट अपना डीमन भेजकर इनसे वादा करती है कि वो इस लड़ाई में जिप्सियंस के साथ हैं। इस लड़ाई में लोरिक भी इनके बहुत काम आएगा, बट जिप्सियंस का मानना है कि लोरिक जैसा तड़ीपार बैर भरोसे के लायक नहीं। बट लायरा को लोरिक पर पूरा भरोसा है। लायरा एलिथोमीटर की मदद से लोरिक को उसके आर्मर की लोकेशन बताती है, और बदले में लोरिक इनका साथ देने के लिए तैयार होता है। जल्द ही लीज कॉस्बी भी इनकी टीम को ज्वाइन करता है, बट दोस्ती खाते में नहीं, पैसे के बदले। करंट सिचुएशंस के चलते हुए मैजिस्टेरियम कोल्टर को गॉबलर्स के लीडरशिप से हटाने की प्लानिंग करते हैं, बट तभी कोल्टर इन्हें बताती है कि लॉर्ड एजरियल इसके कब्जे में है। टेक्निकली लॉर्ड एजरियल आर्मर्ड बेर्स के कब्जे में है। बेर के राजा लोफर रैकिंसन ने इसके कहने पर एजरियल को कैद कर लिया। अगर मैजिस्टेरियम कोल्टर को सारी अथॉरिटी देते हैं तो वो बदले में एजरियल को इनके हवाले कर देगी। बदले में से एक और चीज चाहिए। ये मैजिस्टेरियम के एलिथोमीटर रीडर से एक सवाल पूछना चाहती है। सवाल बड़ा सीधा है, Who is Lyra Balakwa? मैडम जी को बच्ची में इंटरेस्ट आने लग गया। ये रीडर के बड़े बुरे दिन चले हैं, क्योंकि लॉर्ड बोरियल भी इसे अपना सवाल पूछने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। लॉर्ड बोरियल को एलिथोमीटर से वो सब जानना है जो ग्रूमन को अपनी रिसर्च के जरिए पता चला था। यहाँ से निकलकर कोल्टर सीधा जाकर लूफर से मिलती है। अगर लूफर कोल्टर के साथ काम करने के लिए तैयार होता है तो वो बदले में उसे बैप्टिज्म के जरिए मैजिस्टेरियम को ऑफिशियल मेंबर बना देगी। तो भालू साहब को इंसान बनने का शौक है। बच्चों की तलाश में नॉर्थ जाते वक्त लायरा को उसका एलिथोमीटर पास वाले फिशिंग विलेज जाने को कहता है। अपेरेंटली लायरा को वहां पर कोई घोस्ट मिलेगा। पहले तो जिप्सियंस इसे किसी भी साइड क्वेस्ट पर जाने की परमिशन नहीं देते, बट फाइनली लायरा लोरिक के साथ वहां चली जाती है। उधर अल्टरनेट वर्ल्ड में लॉर्ड बोरियल और उसका पार्टनर कॉन्स्टेंटली पेरिस के घर पर नजर रखे हुए हैं। विल की मम्मी भाप लेती है कि कोई इनका पीछा कर रहा है और इन पर कॉन्स्टेंटली अपनी नजर लगाए बैठा है, बट विल को लगता है कि शायद इसे फिर से दिमाग का दौरा पड़ गया। लॉर्ड बोरियल को पूरा यकीन है कि ये जॉन पेरी एक ग्रूमन सीक्रेटली दोनों दुनिया में जिंदगी जी रहा था। उसे मल्टीवर्स के बारे में जो भी पता चला होगा उसके सबूत इसके घर में मिल सकते हैं। बोरियल का शक बिल्कुल सही है। जॉन ने अपनी बीवी एलेन को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, उसमें कोई क्लू मिल सकता है। एलेन उन लेटर्स के बारे में अपने बेटे विल को बताती है। फादर कोरम फाइनली अपनी एक्स यानी सेरेफिना पेकाला से मिलते हैं। कहा था ना कि विचेस हमेशा जवान रहते हैं। विल ये लोग यहाँ पर आगे आने वाली बड़ी जंग के बारे में बात कर रहे थे। बात अब बस कुछ किडनैप बच्चों की नहीं रही। सेरेफिना इसे बताती है कि जिस एजिल को ये लोग पागल समझ रहे थे वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। मल्टीवर्स इज रियल। लायरा एलिथोमीटर की मदद से बिली कोस्टा को ढूंढ लेती है। यही है वो घोस्ट क्योंकि किसी ने बिली से उसके डीमन को अलग कर दिया था, इसीलिए एलिथोमीटर इसे घोस्ट समझ रहा था। लायरा फौरन बिली को लेकर उसके माँ के पास जाती है, बट जिप्सियंस के पास पहुंचते ही बिली अपना दम तोड़ देता है। उसी रात कुछ गॉबलर्स लायरा को पकड़कर उनके सीक्रेट स्टेशन यानी बुलवांगर लेकर जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही लायरा ने अपना नाम लिजी बताती है।
गॉबलर्स किडनैप किए सारे बच्चों को आखिर यहीं पर लेकर आते हैं। बिली यहीं पर था और रॉजर्स भी यहीं है। फिर लायरा और रॉजर्स साथ मिलकर ये पता लगाते हैं कि गॉबलर्स यहाँ पर सीक्रेटली एक मशीन के जरिए बच्चों से उनके डीमंस अलग कर रहे हैं। लायरा यहाँ कैद सारे बच्चों से वादा करती है कि वो इन्हें यहाँ से भगा देगी। जिप्सियंस और लोरेक ऑलरेडी इन्हें ढूंढते हुए सही रास्ते पर निकले हैं। तभी यहाँ के साइंटिस्ट लायरा को पकड़कर उसका डीमन अलग करने लेकर जाते हैं, बट समय रहते मिसेस कोल्टर इन्हें रोक लेती है। साइंटिस्ट को पता नहीं था कि लायरा कोल्टर की बेटी है, इसलिए उन्होंने एक्सीडेंटली उसको मशीन में डाला था। इसे यहाँ ये भी पता चल गया है कि लायरा जानती है कि कोल्टर उसकी मम्मी है। कोल्टर इसे समझाती है कि ये डस्ट बहुत ही बुरी चीज है और इसका कनेक्शन सीधा ओरिजिनल सिन के साथ है। अडल्ट ह्यूमंस के लिए डस्ट से छुटकारा पाना अब नामुमकिन है, बट अगर बचपन में ही बच्चों से उनके डीमंस अलग किए जाएं तो डस्ट उनसे कभी अट्रैक्ट नहीं होगी। बट ये प्रोसीजर अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इसीलिए ये लायरा के डीमन को अलग करके रिस्क नहीं लेना चाहती। कोल्टर लायरा को अपने साथ चलने को कहती है, बट लायरा उस फ्लाई स्पाई की मदद से इसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। यस, वही फ्लाई स्पाई जो फादर कोरम ने पकड़ा था। लायरा और पैन लैब जाकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय करते हैं। लोरेक, जिप्सियंस और सेरेफिना भी इधर एकदम टाइम पर पहुंच गए। वहां मौजूद ऑलमोस्ट सारे गॉबलर्स मारे जाते हैं, बट कोल्टर किसी तरह छुपकर बच गई। जिप्सियंस सारे बच्चों को लेकर नॉर्थ से वापस जाते हैं। लायरा, रॉजर्स, लोरेक और स्कोर्सबी एजरियल को ढूंढने अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। सेरेफिना स्कोर्सबी को बताती है कि लायरा के साथ सारे मल्टीवर्स की तकदीर कनेक्टेड है और लायरा अब स्कोर्सबी की जिम्मेदारी है। ना चाहते हुए भी इसे ये जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। आधी रात को आसमान में इन पर क्लिफ घास नामी उड़ने वाले जानवरों का हमला होता है। हमले में लायरा इनके हॉट एयर बलून से नीचे गिर गई। डोंट वरी, लायरा को कुछ नहीं हुआ, बट फिर इसे आर्मर्ड बेयर्स पकड़कर अपने साथ राजा के पास लेकर जाते हैं। लायरा लोफर को बताती है कि वो लोरेक की आर्टिफिशियल डीमन है जिसे गॉबलर्स ने बनाया था। लायरा चुपके से एलिथ्योमीटर को यूज करके इस बात का झूठा सबूत भी देती है। फिर लायरा इसे पट्टी पढ़ाती है कि अगर लोफर ने 1-on-1 लड़ाई में लोरेक को हरा दिया तो लायरा लोफर की डीमन बन जाएगी। लोफर बड़ी आसानी से इसके झांसे में आता है और लोरेक के साथ 1-on-1 लड़ाई में हार जाता है। लोरेक लोफर को मारकर खुद को वहां का नया राजा घोषित करता है। यहाँ किंग लोरेक लायरा ब्लाकुआ को नया नाम भी देता है, लायरा सिल्वर टंग। फिर रॉजर के साथ मिलकर लायरा और लोरेक एजरियल को ढूंढने उसकी लैब जाते हैं। जैसे ही मिसेस कोल्टर और मैजिस्टेरियम को पता चलता है कि लोफर मर गया, वो अपनी आर्मी लेकर एजरियल को मारने निकल पड़ते हैं। आई मीन सारी आर्मी एक बंदे को मारने नहीं, आर्मी रास्ते में आने वाले आर्मर्ड बेयर्स के लिए है। फिर हम देखते हैं कि क्रैश में स्कोर्सबी भी जिंदा बच गया। सेरेफिना से मिलकर खुशखबरी देती है कि लोरेक राजा बन गया और लायरा भी बिल्कुल ठीक है, बट लायरा को अब भी स्कोर्सबी की मदद की जरूरत पड़ेगी। लायरा और रॉजर फाइनली एजरियल से मिलते हैं, जो इसे यहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं। सरप्राइजिंगली रॉजर को देखते ही एजरियल का सारा गुस्सा ठंडा होता है। दूसरी तरफ अल्टरनेट वर्ल्ड में लॉर्ड बोरियल के आदमी विल के घर में घुसते हैं। विल अपनी मम्मी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर वापस अपने घर जाता है। लकीली उसके पापा के सारे लेटर्स सुरक्षित हैं, पर वापस आते वक्त विल एक्सीडेंटली हाथापाई में थॉमस को मार देता है। लॉर्ड बोरियल का दूसरा आदमी विल की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाकर उसे ढूंढने में पुलिस की मदद लेगा। लॉर्ड एजरियल लायरा को बताता है कि उसने मल्टीवर्स में जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैजिस्टेरियम नहीं चाहते कि डस्ट और मल्टीवर्स से रिलेटेड एजरियल की रिसर्च दुनिया के सामने आए, इसीलिए वो उसे मारना चाहते हैं। इनकी दुनिया में ईव का डीमन उसके एप्पल खाने के बाद सेटल हुआ था, मतलब उस मोमेंट से ईव का इनोसेंस चला गया। तो इसीलिए मैजिस्टेरियम डस्ट को ओरिजिनल सिन के साथ कनेक्ट करते हैं। लॉर्ड बोरियल को फाइनली अपने सवाल का जवाब मिल गया। एलिथ्योमीटर के हिसाब से लॉर्ड बोरियल को जो चाहिए उसे पाने में जॉन पेरी का बेटा विल उसकी मदद करेगा। उसी रात लायरा को बिना बताए लॉर्ड एजरियल चुपके से रॉजर को अपने साथ लेकर बर्फीली पहाड़ियों की ओर जाते हैं। ओके, सो जब भी किसी बच्चे से उसका डीमन अलग किया जाए, आई मीन मशीन के जरिए, तब पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। लॉर्ड एजरियल इसी एनर्जी की मदद से मल्टीवर्स का दरवाजा खोलना चाहता है। ये रॉजर को अरोरा या फिर नॉर्दर्न लाइट्स के सोर्स के पास लेकर जा रहा है, ताकि वो वहां पर रॉजर की कुर्बानी देकर उससे निकली एनर्जी से मल्टीवर्स का दरवाजा खोल सके। अब समझा ये रॉजर को देखकर इतना खुश क्यों हो गया था। लायरा समझ जाती है कि रॉजर की जान खतरे में है, बट वो समय रहते उसे बचा नहीं पाती। लॉर्ड एजरियल रॉजर की कुर्बानी देकर मल्टीवर्स का दरवाजा खोल देता है। तभी वहां पर कोल्टर और मैजिस्टेरियम की आर्मी भी आती है, बट इन्हें भी आने में बहुत देर हो गई। मल्टीवर्स के दरवाजे पर लॉर्ड एजरियल की मुलाकात कोल्टर से होती है। ये इसे अपने साथ एडवेंचर पर चलने को कहता है, बट कोल्टर के मना करने के बाद एजरियल अकेला ही अंदर जाता है। कोल्टर के वहां से जाने के बाद रॉजर को फाइनल गुड बाय बोलकर लायरा भी दरवाजे के अंदर जाती है। उधर अल्टरनेट वर्ल्ड में पुलिस से भागते वक्त विल को भी मल्टीवर्स में जाने वाला पोर्टल मिलता है और ये भी उसके अंदर घुस जाता है। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। सीजन 1 की कहानी फिलिप पुलमन की लिखी नॉर्दर्न लाइट्स बुक पर आधारित है। ट्रेलर को देख के लग रहा है कि सीजन 2 की कहानी सेकंड बुक यानी सटल नाइफ को फॉलो करेगी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।